हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। रिवीजन क्लास शुरू हो चुका है और आज की इस रिवीजन क्लास में हम प्रकाश के अपवर्तन के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और 2 बजे से हमारे वेबसाइट पे हिंदी का टेस्ट होगा, तो 2 बजे आप लोग जाके हिंदी का टेस्ट दे लीजिएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्लास खत्म होगा तो हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और जो हम पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऊपर देखिए विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है और एक प्रकाश की किरण आ रही है विरल माध्यम से, जैसी सघन माध्यम में जा रही तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो गई और ये अभिलंब की ओर मुड़ गई, तो इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण के, बी ऑप्शन है अभिलंब के, सी ऑप्शन है आपतित किरण के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण, और ये यहाँ पे देखिए N1 क्या है? अभिलंब है। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो अपवर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ए ऑप्शन है निर्वात में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है हीरा में, डी ऑप्शन है कांच में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निर्वात को शून्य भी बोला जाता है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह किधर मुड़ता है? यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वो किधर मुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम है कांच। तो यहाँ पे वायु क्या है? विरल माध्यम है और कांच क्या है? सघन माध्यम है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे देखिए विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ गया। यहाँ पे N1 N2 क्या है? अभिलंब है, ये अभिलंब की तरफ मुड़ गया, तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किधर मुड़ता है?
तो यहाँ पे कांच क्या है, सघन माध्यम है। और यहाँ पे वायु क्या है, नीचे में वायु है और वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में यहाँ पे देखिए प्रवेश कर रहा है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से बहुत ही दूर हट गया है। तो ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हटता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा आपको गूगल क्रोम पे लिखना है आस्क क्लास, और आस्क क्लास वहां पे आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा और लिखेगा उसके बाद डाउनलोड पीडीएफ। डाउनलोड पीडीएफ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो लिखेगा प्रकाश का अपवर्तन का पीडीएफ, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है। यहाँ पे अभी हम आपको बता चुके हैं कि कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है। तो यहाँ पे देखिए जो हवा है ये विरल माध्यम है और कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो पूछ रहा है कि कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है। तो कांच यहाँ पे सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये अधातु होता है और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण। यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्लास है, यहाँ पे एक ग्लास में पानी है और उसमें यहाँ पे पेंसिल रख दिया गया है। तो देख सकते हैं ये मुड़ा हुआ या टूटा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये किसके कारण से होता है। तो यहाँ पे देखिए आधा गिलास पानी है, यानी यहाँ पे जो आधा गिलास पानी है इसमें वायु है और नीचे क्या है, जल है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए वायु विरल माध्यम हो गया और पानी इसमें सघन माध्यम हो गया। तो प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो यही कारण है कि जो पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ हो या ग्लास में रखा हुआ पेंसिल हो, ये सब टूटा या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सभी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। ए ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन के कारण। तो यहाँ पे जब आप लोग देखते होंगे कि बाल्टी में सिक्का रख दीजिए, अब जी बाल्टी का जो पेंदी होता है ये वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है जब उसमें पानी रखा जाता है। तो ये सब क्यों होता है, तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन है 30 डिग्री का, बी ऑप्शन है 60 डिग्री का, सी ऑप्शन है 45 डिग्री का, डी ऑप्शन है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रिज्म होता है ये 5 सतहों से घिरा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो ये उत्तल लेंस का चित्र है। तो जो उत्तल लेंस होता है ये दोनों किनारों पर क्या होता है, पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, बीच में मोटा, किनारे पे पतला। तो यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14
14 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस कैसा होता है। अब यहाँ पे बताना है कि जो अवतल लेंस होता है ये कैसा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों किनारे पे मोटा है और बीच में क्या है, पतला है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि बीच में पतला, तो बीच में पतला और किनारे पे मोटा, तो दोनों किनारे पे मोटा होता है अवतल लेंस और बीच में पतला होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है डायोप्टर, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है फोकस, डी ऑप्शन है एमीटर। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, तो लेंस की क्षमता उसे कहते हैं तो प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश की किरण है, इसको मोड़ रहा है, तो जिसका क्षमता जितना अधिक होगा वो प्रकाश की किरण को उतना ज्यादा मोड़ेगा, तो इसे ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और आने वाले बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ए ऑप्शन है मिट्टी, बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है कांच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाता है। ए ऑप्शन है ध्रुव से, बी ऑप्शन है प्रकाशीय केंद्र से, सी ऑप्शन है फोकस से, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाता है। तो प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधे निर्गत हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाशीय केंद्र को किससे सूचित किया जाता है, तो ओ से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि अभिसारी लेंस इसमें से कौन सा है। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसीलिए जो उत्तल लेंस होता है इसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं, कई बार बता चुके हैं और ये परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो अवतल लेंस होता है ये क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए जो अवतल लेंस है इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब को, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पे उतार सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है। तो उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, इसका फोकस पूछे तो धनात्मक होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, उसका अगर फोकस पूछे तो ऋणात्मक होगा। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22
22 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का फोकस कैसी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस की फोकस कैसी होती है। तो अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल का नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है मेंडल के नियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो स्नेल का नियम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। ए ऑप्शन है उल्टा, बी ऑप्शन है सीधा, सी ऑप्शन है उल्टा सीधा दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा होता है और इसे हम पर्दे पे उतार सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है परावर्तन सतह, बी ऑप्शन है अपवर्तन सतह, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे क्या कहते हैं। तो अपवर्तन सतह कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ए ऑप्शन है फोकस पर, बी ऑप्शन है ध्रुव पर, सी ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, डी ऑप्शन है फोकस और ध्रुव दोनों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो फोकस पे बनेगा, इसे आपको याद रखना है। और जब वस्तु फोकस पे होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। तो ये एक दूसरे के उल्टा होता है, तो इसे आपको याद रखना है। और जब वस्तु ध्रुव पे होता है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र क्या होता है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है। तो आवर्धन किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई v होता है और वस्तु का ऊंचाई u होता है। तो आवर्धन m बराबर क्या होता है, v/u होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। ए ऑप्शन है sin i/sin r, बी ऑप्शन है sin r/cos i, सी ऑप्शन है sin i प्लस sin r, डी ऑप्शन है sin r माइनस sin i। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। तो sin i/sin r है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33
33 नंबर प्रश्न है कि अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उसमें क्या संबंध होगा। तो जो फोकस दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2 का संबंध होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, आपको गूगल क्रोम पे लिखना है आस्क क्लास, उसके बाद मेरा वेबसाइट आएगा, उस पे से आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। और 2 बजे से हिंदी का यहाँ पे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चलेगा, तो आप लोग जरूर दीजिएगा। और इसका समय रहेगा 8:30 बजे रात में और 9 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जाइए आप लोग जल्दी जाके यहाँ पे 2 बजे से आपको टेस्ट देना है और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए। तो इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं, अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों को क्या करना है कि क्लास खत्म होने का इंतजार करना, उसके बाद गूगल क्रोम पे जाना और इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है बैंगनी, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।